नमस्कार। आज की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा दो पड़ोसी महाबलियों के ऊपर में, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और पड़ोसी देश के सबसे ताकतवर नेता शी जिनपिंग के ऊपर में। इन दोनों के बारे में बता करके मैं मुख्य रूप से ये दो ऐतिहासिक देश जो है, जो एक दूसरे का पड़ोसी रहा है सदियों से, उसके बीच रिश्ते जो आने वाले दिनों में होंगे उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहता हूं। जब हम ये इसके बारे में हम जब सोच रहे थे तो अचानक क्यों नहीं मुझे महाभारत का जो ओपनिंग लाइन है, ये कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, इतिश्री महाभारत कथा के बारे में याद आ रहा था। क्योंकि ये दोनों देश के रिश्ते जो होने वाले हैं आने वाले दिनों में, ये कहीं ना कहीं इन दोनों के जो अपने जो एम्बिशन है बड़े नेताओं के, और इन दोनों देश के बढ़ते हुए ताकत की भी कहानी कहेगी। अगर आप एक नज़र शी जिनपिंग के ऊपर में देखें तो आपको लगेगा कि चीन के मॉडर्न हिस्ट्री में जब से 1949 में माओ सेतुंग ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, वहाँ सरकार बनाई चाइना में, तब से वो माओ के बाद के सबसे दूसरे ताकतवर नेता बन के उभरे हैं। तो उनका जो स्ट्रक्चर है अब तकरीबन माओ सेतुंग जैसा हो गया है। और उसी जो पार्टी का जो 20वां अधिवेशन हुआ, कांग्रेस हुआ, उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जो एक बहुत ही प्रमुख नेता थे चीन के, हु जिनटाओ को फिजिकली रिमूव कर दिया गया, जिसको दुनिया के सारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मीडिया के टेलीविजन ने और इसको फोकस किया और सब हम लोग बैठ के उसको देख रहे थे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि आज शी जिनपिंग इतने बड़े ताकतवर नेता बन के सिर्फ चीन के ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में, और उन्होंने अपने 2 घंटे के स्पीच में, भाषण में जो उन्होंने कहा, वो चीन के आने वाले दिनों के बारे में जो उनकी नीति होगी, मतलब चीन के अंदर की नीति जिसको राष्ट्रीय नीति कहते हैं, इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी में मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने पड़ोसियों के साथ उनका क्या रिश्ता उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। उन्होंने सबसे पहले तो जो उनका पोस्चर था वो ये था, वो बेसिकली एंटी अमेरिकन मतलब यूरोपियन पोस्चर ले रहे थे, और उन्हें उसी के सहारे उन्होंने कहा कि जो ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ जो मुहिम चल रहा है वो गलत है, और जो चीन के खिलाफ एक जो गोलबंदी हो रही जिसमें क्वाड का भी चर्चा बने उनके तरफ भी उनका इशारा था, वो भी बहुत खतरनाक हो सकता है। और खास करके उनका जो आक्रमण था वो अमेरिका के ऊपर था, जो चाहता था कि वो अपने इस पूरे जो कोल्ड वॉर का जो स्ट्रैटेजी चल रहा था उस पर वो अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहता है, जो अब आने वाले दिनों में संभव नहीं है। तो आज के दिन चीन दुनिया में आर्थिक रूप से अमेरिका के बाद दूसरा सबसे ताकतवर कंट्री है, सबसे संपन्न कंट्री है, और जहां तक मिलिट्री पावर का सवाल है वो अमेरिका के आमने सामने खड़ा है, और चाहे वो थल सेना हो या जल सेना हो या वायु सेना हो, किसी भी क्षेत्र में वो किसी से कम नहीं है। उसके अलावा भी जो उसने जो अपने आर्थिक पॉलिसी के ऊपर जो बात किया है देश के अंदर, उन्होंने कहा कि चीन का जो हम स्टेट कैपिटलिज्म, स्टेट सोशलिज्म जो कहते हैं वो रहेगा, यहाँ पर मार्केट फोर्सेस को भी बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन एक स्टेट का नियंत्रण रहेगा। ऐसा नहीं कि खुलेआम वो बाजार का के ऊपर उन्होंने छूट दिया है। और पिछले कुछ दिनों में अगर आप उनके चीज़ों आपके उनका जो पॉलिसी है, जो वहाँ पर एक्टिविटीज हुआ उसको अगर आप देखेंगे तो उनका मैसेज जो था वो करप्शन के खिलाफ जिहाद छेड़े हुए थे। वो जो बड़े बड़े उद्योगपति थे जो पैसा जो कर, उस पर भी उनका मतलब नज़र था। तो मिला जुला करके वो जो मैसेज था वो चीन को एक संपन्न देश बनाना चाहते थे और सारे लोगों के लिए भी वो काम करना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने पड़ोसी देशों के बारे में भी कहा कि मैं अच्छा संबंध बना के रखना चाहता हूं। जहां तक हिंदुस्तान के साथ संबंध का सवाल है उसमें उन्होंने हिंदुस्तान का चर्चा तो नहीं किया, लेकिन एक वीडियो के सहारे ये दिखा गया कि गुलवान घाटी में जो अभी हमारे दोनों देश के सेनाओं के बीच में जो हुआ था, उस जो आमने सामने हुआ था उसका भी एक वीडियो दिखाया गया। तो ये सारी कहानी है, वो ये करना चाहती है। और उसके अलावा जो उनका जो पॉलिसी है, जैसे वन चाइना पॉलिसी, और ताइवान पे जो अभी अमेरिकी जो स्पीकर गई थी नैन्सी पॉलिसी, उसके उस समय जो उनका तेवर था, उन्होंने डायरेक्ट इंटरवेंशन तो नहीं किया ताइवान के ऊपर में, लेकिन उसके बाद जो उनका आक्रोश था चाइना का वो देखते बन रहा था। चाइना आज साउथ चाइना सी हो या पैसिफिक हो या किसी और जगह हो, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। चाइना
हमारे हिंदुस्तान के चार जितने भी पड़ोसी हैं वहां पर भी उसका पेनिट्रेशन है, चाहे श्रीलंका हो, पाकिस्तान तो उसके गोद में बैठा हुआ है, और बाकी देशों के बारे में भी उसकी नज़र, मतलब जहां जहां भी हम हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली और या मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, यूनाइटेड नेशंस में भी वो हमेशा इंटरवीन करता है, जहां पर हम जो हमारी बातों को लेकर के वो हमेशा काउंटर करता है। इधर दूसरी तरफ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन के यहाँ पर आए हिंदुस्तान में, तब से उनका जो उनका कद है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जो तीसरा टर्म जिनपिंग को मिला, अगर 2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर से सत्ता पे काबिज हो जाते हैं तो वो बिल्कुल उनका कद उसी तरह से हो जाएगा जो सी जिनपिंग का है। ठीक है, हम लोग नरेंद्र मोदी के बहुत सारे विरोधी भी हैं और उनकी सारे पॉलिसी का, उनके सारे बातों पर को एक्सेप्ट करना भी लगता नहीं है कि वो जायज है। लेकिन एक चीज आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आज नरेंद्र मोदी का जो विरोधी भी हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि इस व्यक्ति में कुछ ऐसे किसी चीज को रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो तो अनप्रेसिडेंटेड है। अब देखिए, हम लोग जो इतने दिनों से हिंदुस्तान में पढ़ते रहे और देखते रहे, सुनते रहे, खबरों में जानते रहे, कभी विश्वास नहीं हो सकता था कि कोई भी सरकार यहाँ पर आएगी, ये हुआ करके 370 कश्मीर को का जो स्टेटस था, जो स्पेशल स्टेटस है, उसको खत्म कर दिया जाएगा। लगता था कि ये एक पॉलिटिकल स्लोगन है, इस पे वोट लेने का एक तरकीब है। उसी तरह से राम मंदिर का जब सवाल था तो ये भी नहीं लगता था, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब एनडीए बनी थी, अटल बिहारी वाजपेयी और जो बाकी विरोध के उनकी बाकी जो सहयोगी दल थे, उसमें समता पार्टी जो बनी थी, उसमें जॉर्ज फर्नांडीज और नीतीश कुमार के साथ अकाली दल आया। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि 3 मुद्दे पर बीजेपी कभी इस पर सवाल नहीं उठाएगी, वो राम मंदिर हो, 370 हो और यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो आज 2 बिंदु उसने तो कर दिया है, और तीसरा जो मुद्दा है वो भी आप एजेंडा में है। उसके अलावा भी कई मुद्दे ऐसे आ रहे हैं कि वो, और नरेंद्र मोदी का जो पॉलिसी है, जिस तरह सी जिनपिंग का एक से एक एजेंडा था चाइना में, आज नरेंद्र मोदी भी, चाहे वो हिंदू नेशनलिज्म का स्लोगन हो या फिर आपको और भी कई मुद्दे हैं, उस पर वो एकदम खड़ा आ रहे हैं और चारों तरफ वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। तो आखिर ये दोनों का जो व्यक्तित्व है, इसके मद्देनजर हिंदुस्तान और चीन के बीच जो हमारे 2 पड़ोसी हैं, उसके किस तरह का रिश्ता बनने वाला है। कहा जाता है, अगर आप पढ़ेंगे, अभी एक जो बुक आई है, हाउ चाइना सीज इंडिया, तो इतिहास इस बात का साक्षी है कि चाइना चाहे लाख समझे कि एशिया का सबसे बड़ा ताकतवर, हिंदुस्तान ने उसको कभी स्वीकार नहीं किया। और तिब्बत पर जो उसने जो उसको नियंत्रण में कर लिया, इस बात को भी लोग, इतिहास इस बात का साक्षी है कि तिब्बत भी कभी उसका हिस्सा नहीं रहा है। लेकिन चीन ने अपने बढ़ते ताकत का फायदा उठा करके उसने तिब्बत को हड़प लिया, और 1962 में जो हमारे साथ उसका बॉर्डर वॉर हुआ है, उसका नतीजा क्या है कि आज चीन हमारे बहुत बड़े हिस्से पर वो अपना दावा पेश कर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में और कई जगह जहां भी हमारे पड़ोसी देश हैं, वहां भी हिंदुस्तान के खिलाफ एक गोला ये कर रहा है। अब कई और चीज़ों के बारे में हमको जानने का कोशिश करना चाहिए कि प्रयास, जब हम, आपको याद होगा जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान ही में थे, सी जिनपिंग हिंदुस्तान में थे नरेंद्र मोदी के साथ, उसी समय चीनी सेना घुस आई थी, और फिर कई दिनों के बाद दोनों सेना एक दूसरे के सामने डटकर मुकाबला करते रही, और जिसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत जद्दोजहद के बाद वो सेना अपने अपने स्थान से पीछे लौटी है। लेकिन अभी भी वहाँ शांति कायम नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है दोनों देश के आपसी रिश्तों के बीच। दूसरा जो सबसे बड़ा जो इस बैकग्राउंड का असर हुआ है कि संघाई कोऑपरेशन इनिशिएटिव के तहत जब मीटिंग में वो दोनों की जब भेंट हो रही थी, तो उनकी डायरेक्ट मीटिंग नहीं हो पाई। मतलब जो रिश्ते में खटास कहीं न कहीं दिखाई पड़ रहा है। और कोविड के समय जब हिंदुस्तान में बायकॉट हो रहा था कि चाइनीज गुड्स का हम बायकॉट करें इन सारी परिस्थितियों में, तो वो भी एक ट्रेड के लेवल पर भी वो एक तनातनी बना हुआ है। और चीन जहां पे पूरे दुनिया में वो अब मान रहा कि मेक चाइना ग्रेट अगेन का जो स्लोगन चल रहा है, तो हिंदुस्तान आज कई ऐसे मुकाम पे खड़ा है कि वो चीन
खिलाफ जो मोर्चाबंदी हुआ अमेरिका के साथ खड़ा है। ये जो BRI का इनिशिएटिव है चीन का, बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, अपने जिसके तहत अपने मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को वो एक्सपोर्ट करके दुनिया के सारे बाजार में देना चाहता है और अपनी आर्थिक स्थिति को भी संपन्न करके रखना चाहता है, वो हमारे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा जिसको जो हमारी जमीन है उसके ऊपर से उसने किया है, इसलिए हम उसको आज भी नहीं मानते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जो मुझे लगता है, जिसका निष्कर्ष मैं ये आपसे कहने का कोशिश कर रहा हूं कि हिंदुस्तान और चीन का जो रिश्ता है पड़ोसियों का, वो आने वाले दिनों में भी बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जो कुछ इमर्ज करके सामने आता लगता है कि हिंदुस्तान को चीन के प्रति काफ़ी सजग रहने की जरूरत है और काफ़ी अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो इन्हीं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए आज का जो डिस्कशन है मैं इसको यहीं समाप्त करता हूं, और फिर जब हम कल मिलेंगे आपसे तो आपसे किसी और बिंदु पर बात करेंगे। धन्यवाद।